कॉलेज में सत अर्चन वंदन है। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का बारंबार अभिनंदन है, बारंबार अभिनंदन है। आज हम दो ऐसे महापुरुषों का जन्म दिवस मना रहे हैं जो एक अहिंसा के पुजारी, सत्य के मार्ग पर जीवन पर्यंत चलने वाला व्यक्तित्व और दूसरी तरफ ईमानदारी और सादगी के प्रति शास्त्री जी। अगर देखा जाए तो गांधी जी ने केवल आंदोलन के ही समय से लेकर नहीं, बल्कि जब देश आजाद हो गया 1947 में, तब तक, जब तक ये जीवित रहे, तब तक सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अनवरत चलते रहे। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करके जब इंग्लैंड से वापस आते हैं भारत, तो जैसे आज का व्यक्ति है उसी तरह से गांधी जी ने भी अपने जीविकोपार्जन के लिए बंबई उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करना शुरू किया। लेकिन उनकी प्रैक्टिस चल नहीं पाई। कारण क्या था? बोलने में बहुत संकोच करते थे, बहुत हिचकिचाते थे, आवाज भी इनकी बहुत पतली थी, जैसे स्त्रियों की आवाज होती है। इसलिए किसी लेखक ने लिखा है कि गांधी मेरी मां, क्योंकि उनके अंदर स्त्रैण गुण थे, दया, करुणा, ममता, क्षमता, समता के वे वास्तव में प्रतिमूर्ति थे। गांधी जी की वकालत, हो सकता है कि आप लोग ये बातें जानते हो और हमारी बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन जहाँ तक मैंने उनके आत्मकथा में पढ़ा है, मैं उन्हीं बातों को बता रहा हूँ। वकालत न चल पाने के कारण इसके बाद इन्होंने एक शिक्षक के रूप में एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और बच्चों ने इनका विरोध किया। बच्चों ने प्रिंसिपल से शिकायत किया कि गांधी जी अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। वहां से भी इनको हटना पड़ा। इसके बाद जैसा कि हमारे पूर्व में एक प्रखर वक्ता ने बताया कि अब्दुल्ला शेख हुआ करते थे, भारत के ही थे, दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने के लिए गए थे और दक्षिण अफ्रीका में ही फंस गए। कोई मुकदमा था, क्योंकि पहले तो गरीब थे अब्दुल्ला जी, लेकिन वहां जाके जब व्यापार किए तो काफी बड़े आदमी बन गए, बहुत धनी हो गए थे, परिवार बड़ा था, धन के लिए संघर्ष हुआ। जब धन का बंटवारा होने लगा तो भाइयों में विवाद हुआ। उस विवाद को मामला चला गया कोर्ट में, दक्षिण अफ्रीका के और भारत के थे, इसलिए मूलतः गुजरात के थे अब्दुल्ला भाई। तो जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सब गुजराती भाषा में लिखे हुए थे और वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो न्यायाधीश हुआ करते थे और जो भी बैरिस्टर थे और एडवोकेट थे, वो सारे इंडियन थे या अंग्रेज थे। ऐसे में अब्दुल्ला जी को तलाश थी भारत आकर कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो गुजराती भाषा को पढ़ सके
और अंग्रेजों के बीच में दक्षिण अफ्रीका में कोर्ट में अपनी बात रख सके। मतलब ट्रांसलेटर की जरूरत थी जो गुजराती भाषा को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में अपनी बात वहाँ पर रख सके। तो अब्दुल्ला जी के एक प्रकार से मित्र ही थे करमचंद गांधी जी। इनके पिताजी मोहनदास करमचंद, उनका नाम करमचंद गांधी था। इनका नाम बचपन में मोहनदास था, बाद में इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। तो उनके मित्र के नाते उनके पास आए और इन्होंने अपनी बात बताई। तो करमचंद गांधी जी ने कहा कि ये हमारा बेटा न कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है और ये यहाँ पढ़ा रहा था वहाँ से भी निकाल दिया गया है, ये घर बैठा हुआ कुछ कर नहीं रहा है, इसी को ले जाओ। ये गुजराती भाषा भी जानता है, गुजरात में पैदा ही हुए थे और साथ में बैरिस्ट्री की पढ़ाई भी किया है, वकालत का भी ज्ञान है। ऐसे कंडीशन में अब्दुल्ला जी को एक अच्छा व्यक्ति मिल गया और 100 बस के दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ पर उनके मुकदमे की पैरवी किया इन्होंने, गांधी जी ने। इसके बाद गांधी जी को इतना अच्छा लगा वहाँ कि ये 20 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रुके रहे। उसी में जैसा कि आपके सामने बात उनके विचारों को रखा गया, बताया गया कि गांधी जी प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर यात्रा करते हुए जब वो यात्रा में थे, उस दौरान अश्वेत समझकर, काला समझकर भारतीयों को काले व्यक्ति के रूप में उसमें देखा जाता था, पुकारा जाता था। तो अंग्रेजों ने इनको डब्बे से उतार दिया। तो वहीं पर गांधी जी को बहुत ठेस लगा कि शायद रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है, इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। फिर जब गांधी जी, प्रभात सर ने बताया कि 1911 ईस्वी की चर्चा किया था, जहाँ तक हमको जानकारी है कि गांधी जी 1915 में, अब सत्य है कि नहीं है कोई और बताए, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत वापस आए थे और इसी सन को जब आए थे यहाँ पर 11 जनवरी था, 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी को इसीलिए प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो 15 में जब वापस आते हैं सन 1915 में, तो गोखले जी से मिलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनैतिक गुरु के रूप में रहे। गोखले जी का जो सलाह था, गोखले जी ने कहा कि आप पहले भारत का भ्रमण करिए, भारत के हर कोने में जाइए, हर क्षेत्र का भ्रमण करिए, लोगों से मिलिए। इसके बाद जो आंदोलन है, जो संघर्ष चल रहा है देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, तब उसका नेतृत्व आप करिए। तो जगह जगह घूमते रहे। लगभग 2 वर्ष इन्होंने भ्रमण किया। इसके बाद लखनऊ अधिवेशन चल रहा था 1916 ईस्वी में, कांग्रेस का अधिवेशन था। गांधी जी का कहीं कोई महत्व नहीं, कोई मूल्य नहीं, उस समय केवल एक व्यक्ति के रूप में थे। इसके बाद एक व्यक्तित्व के रूप में ये उभर कर आते हैं। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में ये सबसे पीछे बैठे हुए थे, क्योंकि न तो कांग्रेस के सदस्य थे, न ही कहीं कोई इनकी भूमिका थी। पीछे पंक्ति में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति आकर उनसे मिलता है और उस व्यक्ति का नाम पंडित राम कुमार शुक्ल जी, जो बिहार से ताल्लुक रखते थे, वो आकर धीरे से कहते हैं कि आप बिहार चलिए और चंपारण में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं किसानों को लेकर,
नीम की खेती को लेकर, तो वहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया और जाकर चंपारण में आंदोलन किया, धरना दिया, तो वहाँ सफलता मिली। इसके बाद बहुत सारे आंदोलन इन्होंने खड़ा किया देश में। अब आंदोलनों का नाम हम नहीं लेंगे, असहयोग से लेकर सत्याग्रह से लेकर खिलाफत आंदोलन से लेकर लास्ट में एक यहाँ पर किसी ने कहा कि डू एंड डाई। 1942 में 9 अगस्त को इन्होंने ऐलान किया कि जब देखे कि अंग्रेज हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, उसमें गरम दल के नेता, नरम दल के नेता, तमाम तरह के कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गया था। कहीं कोई बम फेंक कर अंग्रेजों को सुनाता था कि अंग्रेजों भाग जाओ, अन्यथा मैं आपको बम से उड़ा दूंगा, लेकिन अंग्रेज सुनते नहीं थे, बल्कि उनको पकड़कर फांसी के तख्ते पर लटका देते थे। इन सब को देखते हुए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो गांधी जी के जन्म के 34 वर्ष बाद जन्म लेता है इस धरती पर, उन्होंने कहा कि करो या मरो नहीं, मरो या मारो, मरो नहीं मारो, इस तरह का नारा शास्त्री जी ने दिया था कि भाई करो या मरो, मतलब भाई आप कुछ करेंगे या तो फिर अगर उसको पूरा कर लेंगे ठीक है, नहीं तो मर जाएंगे। लेकिन शास्त्री जी एकदम उलट दिए इस नारे को। उन्होंने कहा मरो नहीं मारो। तो इनका जो आत्मबल था शास्त्री जी का, अपने आप में अद्वितीय था, क्योंकि ये द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में भारत का नेतृत्व किया था। द्वितीय प्रधानमंत्री, लेकिन कार्य इनका अद्वितीय था। निश्चित रूप से साधारण परिवार में जन्मे और बचपन में नन्हे के नाम से इनको पुकारा जाता था। बचपन बहुत गरीबी में बीता, सारे लोग जानते हैं। पिताजी साधारण शिक्षक मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी, बनारस में जन्मे, मुगल सराय मिर्जापुर में पले बढ़े, कैसे कैसे शिक्षा हुई। पिताजी का देहावसान हो गया जब ये 1.5 वर्ष के थे। ननिहाल चले गए, नाना का भी जल्द ही निधन हो गया। फिर इनके चाचा जी इनको लेके बनारस चले आए। कुछ इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, काशी विद्यापीठ में पढ़ने लगे और वहाँ पर जो स्नातक की शिक्षा ग्रहण करता है उसे शास्त्री की उपाधि दी जाती है, इसलिए इनके नाम के आगे लाल बहादुर शास्त्री लगाया गया है। शास्त्री के नाम से इनको हम जानते हैं। इनके बारे में केवल हम 1-2 बातें जरूर बताएंगे। प्रभात सर ने बड़े मार्मिक ढंग से उनके जीवन के बारे में, कैसे उनका जीवन था, कैसे रहते थे। बचपन तो गरीबी में बीता, परिश्रमी थे, त्यागी थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री 1964 में नेहरू जी का निधन हो जाता है तो इनको प्रधानमंत्री बनाया। उसके पहले रेल मंत्री, परिवहन मंत्री, पुलिस और प्रशासन मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने का जब अवसर इनको मिला नेहरू जी के निधन के बाद 64 में, तो उस समय देश के सामने बहुत समस्याएं थी। एक तरफ खाद्यान्न का संकट था, देश भूख से जूझ रहा था, गरीबी थी, और दूसरी तरफ जो विदेशी ताकतें थी अर्थात पाकिस्तान भी हमको उस निगाह से देख रहा था कि अब नेहरू जी नहीं रहे तो शास्त्री जी कर क्या पाएंगे, कद काठी में छोटे हैं और हम जब चाहेंगे तब दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। अयूब खान ने कहा भी था कि हम बहुत जल्द ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो शास्त्री जी का जवाब था कि वो दिल्ली पहुंच जाएंगे तो हम लाहौर भी बड़ी तेजी से लाहौर भी पहुंच जाएंगे। मतलब मुंहतोड़ जवाब देते थे। हाजी जवाबी के व्यक्ति
के व्यक्ति थे वो। ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि हम यहाँ आ गए हैं तो बहुत देर तक रहेंगे, तो केवल हम 2-4 मिनट के लिए ही आए हैं। केवल जो गांधी जी का विचार है, शरीर तो रहा नहीं, विचार ही उनके जीवित हैं, उन्हीं विचारों पर हम लोग विचार करने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। उन्हीं के विचारों पर ही विचार हो रहा है। एक दो बात हम कहकर अपनी बात को समाप्त करेंगे। बात यह है कि एक बार की घटना है, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनके पास कोई कार नहीं थी, अपनी निजी कार, और जो सरकारी कार थी अंबाला कार, जो कोई जैसे बाहरी मेहमान आ जाते थे तो उनको लेकर जाने के लिए अंबाला कार उनके पास थी, जो सरकारी कार के रूप में उनके यहाँ खड़ी रहती थी। एक रात अनिल शास्त्री जी और सुनील शास्त्री जी, जो उनके बेटे थे, रात में ड्राइवर को लिए और कार लेके चल दिए। शायद इस घटना से सब लोग परिचित होंगे। देर रात लौटते हैं अनिल शास्त्री जी और सुनील शास्त्री जी, बहुत कम आयु के थे, एक लोग 16 साल के थे, एक लोग 18 वर्ष के थे। जब लौट कर आए तो इसके बाद रात में शास्त्री जी कुछ नहीं बोले। सुबह उनको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कहाँ गए थे, तो सही उन बच्चों ने बता दिया कि हम घूमने के लिए गए थे। तो ड्राइवर को बुलाया गया, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, 14 किलोमीटर की बात ड्राइवर ने बताया। उन्होंने ड्राइवर से कहा कोई लॉग बुक रखते हो, तो ड्राइवर ने कहा हाँ लॉग बुक रखते हैं। कहें उसमें दूरी लिखो कि कल गाड़ी चलाई गई और कौन गाड़ी लेके गया, तो सुनील शास्त्री का नाम लिखा गया। और ललिता शास्त्री जी को उन्होंने बुलाया, उनकी पत्नी थी, अब बुला कर कहा कि ये जो खर्च आया है डीजल का, इस खर्च को आप अपने निजी जो अपना खर्च है उसमें से इनको दे दीजिएगा। कहने का मतलब है इतने ईमानदार व्यक्ति थे और उनके पास कपड़े बहुत कम होते थे, मतलब सादगी के प्रतीक थे। जीवन उनका बहुत साधारण था लेकिन विचार बहुत ही उच्च था, जो कहा जाता है कि लिविंग थिंकिंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार। तो इस तरह के विचारों से ओतप्रोत को जीवन पर्यंत रहे, जिसके पास 1-2 जोड़ी कपड़ा हो, जिनके बच्चों के पास निधन के बाद भी बच्चों और परिवार के लिए आवास न हो। एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में उनका पुत्र लेने गया, वहाँ पर लिख दिया था कि एलबी शास्त्री, पिता का नाम एलबी शास्त्री 60 में लिखे थे। लाल बहादुर लिख देंगे, सब लोग जान जाएंगे, वहाँ के प्रिंसिपल भी जान जाएंगे। तो बाद में देखें कि शास्त्री जी लड़का पैर में चप्पल नहीं है। जब एलबी शास्त्री को फूलफान पूछा गया तो उन्होंने बताया कि, और लिखा था व्यवसाय में कि कर्मचारी हैं, कहाँ पर, प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो कर्मचारी किस रूप में, सरकारी कर्मचारी लिखे थे। तो जब प्रिंसिपल ने तहकीकात किया तो उनका पूरा नाम लिखो और किस तरह का कार्य करते हैं, कोई बात नहीं, जो पद हो वो लिखिए। सरकारी कर्मचारी ही लिखने से काम नहीं बनेगा, पूरा पद लिख दो, भले वो छोटे कर्मचारी हो, आप संकोच मत करिए। प्रिंसिपल जानते थे कोई छोटा कर्मचारी होगा, इसलिए उस पद को उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, एलबी शास्त्री के मतलब लाल बहादुर शास्त्री, और वो इस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। तो प्रिंसिपल खड़े हो गए, अपनी कुर्सी छोड़ दिए और उनको लेके गए। उन्होंने कहा बताइए, शास्त्री जी के पुत्र हैं, इनके पैर में चप्पल नहीं है। मतलब कितनी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी
कितना उनका रहन सहन साधारण था, अपने आप में निश्चित रूप से एक मिसाल थे। चाहे गांधी जी रहे हों, चाहे शास्त्री जी रहे हों, आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हैं, उनके विचार जीवित हैं। उनका जो भी विचार है उनको हम लोग को अनुकरण करना चाहिए, उनके कुछ बताए हुए रास्तों पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यही आज उनके जन्मदिन के लिए एक अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम सभी लोगों की तरफ से उनको हम बार बार उनके चरणों में कोटि सा नमन करते हुए उनको हम याद कर रहे हैं। और जो दायित्व हमको दिया गया है उन दायित्व का भी निर्वहन करना है, आभार के लिए बताया गया है। तो आज हमारे बीच में श्रीमती मीना मैम जो इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हैं, गांधी जी और शास्त्री जी दोनों महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला और बहुत कुछ संक्षेप में उन्होंने हम लोग के बीच में रखा। निश्चित रूप से हम लोग को उनकी बातों को अमल में लाने की आवश्यकता है। मैम का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच में ही डॉक्टर अनीता पांडे मैम जो इस महाविद्यालय की उप प्राचार्य के रूप में कार्य कर रही हैं। गांधी जी के और शास्त्री जी के व्यक्तित्व के बारे में जो भी इन्होंने चित्र प्रस्तुत किया, वह चित्र हम लोग के आंखों में अनवरत रहना चाहिए। आपका भी हम अपनी तरफ से और साकेत परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। जितेंद्र शर्मा जी, इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे शास्त्री जी साक्षात हम लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। शास्त्री जी का कद भी 5 फीट 2 इंच था और हम समझते हैं कि हमारे जितेंद्र जी का भी कद इसी तरह का होगा। देखने में साधारण हो लेकिन कार्य असाधारण हो तो वह व्यक्ति महान होता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। तो जितेंद्र जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने इस मंच से पहली बार गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों को रखा, अपने विचार को रखा। आपको हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद दे रहे हैं। राहुल मिश्र जी ने भी अपने जो विचार रखे बड़ा ही जोश के साथ लेकिन पूरे होश के साथ, इनके भी विचारों से हम लोग प्रभावित होकर और आज के समापन कार्यक्रम के दौरान इनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और सबसे अधिक धन्यवाद के पात्र हैं श्री अनंत प्रकाश शुक्ल जी जो इस कार्यक्रम का बखूबी ढंग से संचालन किया। इनको भी हम हृदय की गहराइयों से इनको धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जितने लोग विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, उनका आभार प्रकट कर रहे हैं कि आज ऐसे अवसर पर उपस्थित होकर गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती को मनाए। जितने भी
कर्मचारी पीछे खड़े हैं चतुर्थ श्रेणी के, इनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि बड़े ही शुद्ध बुद्ध के साथ ये हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं।